नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है एमडीएफ की परिचालन स्थिति से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, केसरी देव सिंह झाला, मदन राठौड़, जग्गेश ने। इन सांसदों ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित समुद्री विकास कोष की परिचालन स्थिति क्या है, जिसमें इसकी स्थापना और शासन रूपरेखा की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं। उक्त कोष के अंतर्गत सृजित कुल राशि कितनी है, जिसमें अब तक स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत जुटाए गए निजी निवेश की राशि कितनी है। साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि समुद्री उद्योग के वे क्षेत्र और खंड कौन कौन से हैं जिन्हें कोष से लाभ हुआ है, जिनमें बंदरगाह, जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय जहाजरानी शामिल है। और क्या मंत्रालय ने इस बात का आकलन किया है कि इस कोष ने समुद्री क्षेत्र में वित्तीय अंतराल की कमी को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता की है। इस सवाल का जवाब पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने समुद्री विकास निधि के कार्यान्वयन के लिए शासकीय परिषद का गठन किया है। इसके अलावा समुद्री विकास निधि और ब्याज प्रोत्साहन निधि के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एमडीएफ के तहत समुद्री परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाने हेतु 20,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक समुद्री निवेश निधि का सृजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार की कुल कॉप्स की 49% की प्रतिबद्धता होगी, जो 9,800 करोड़ रुपए के समकक्ष है। दिशा निर्देशों के अनुसार निवेश समुद्री और संबंधित क्षेत्रों जैसे पोत निर्माण क्लस्टर, पोत मरम्मत, पोत स्वामित्व, पतन विस्तार, अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय पोत परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन आदि तक सीमित रहेगा। निधि के कार्यान्वयन के बाद वित्तीय अंतरालों, यदि कोई हो, को कम करने के लिए निधि के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है गन्ने के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पादन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद इरण्य कडाडी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि बेलगावी जिले में गन्ने के अपशिष्ट लिनने से रस निकालने के बाद बचा रेशेदार अवशेष, रस को शुद्ध करने के बाद बचा ठोस कार्बनिक कचरा से जैव ऊर्जा उत्पादन की क्या संभावना है। उन्होंने ये भी पूछा कि SATAC पहल के तहत चालू या प्रस्तावित संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं। जिले में कार्यरत बायोमास विद्युत परियोजनाओं की क्या स्थिति है और गन्ना उत्पादक क्षेत्र में जैव ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर बेलगावी जिले में 29 चीनी कारखाने हैं, जिनमें गन्ने के अपशिष्ट जैसे बगास से लगभग 783 मेगावाट की अनुमानित जैव ऊर्जा संभाव्यता है। इसके अलावा जिले में 2,05,200 टन प्रतिदिन चीनी पिसाई क्षमता के आधार पर प्रेस मड से बायोगैस उत्पादन संभाव्यता 5,74,560 घन मीटर प्रतिदिन का अनुमान है। 28 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार
सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल सहित गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन के तहत कुल 194 सीबीजी परियोजनाएं चालू की गई हैं, जिनमें से 20 कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाएं SATAT पहल के अंतर्गत संयंत्रों सहित कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा गोवर्धन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार बेलगावी जिले में एक सीबीजी संयंत्र चालू किया गया है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 1 के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम में अन्य के साथ साथ बायोमेथिनेशन मार्ग के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट के जैविक अंश की स्थापना में सहायता की जाती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं, अपशिष्ट से खाद संयंत्र, जैव मिथेनेशन संयंत्र, अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से विद्युत संयंत्र, निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट संयंत्र, सीबीजी संयंत्र सहित सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बेलगावी जिले में 24 बायोमास विद्युत परियोजनाएं कार्यशील हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NBP के चरण 1 के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, जो अन्य के साथ साथ चीनी उत्पादन करने वाले क्षेत्र में निर्मित बायोजेनिक अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में चेतावनी से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित प्रभावी नियामक ढांचों का ब्यौरा क्या है, जिनमें जन स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता, खाद्य उद्योग के आर्थिक हितों और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों और टिकाऊ एवं स्वस्थ खाद्य विकल्पों की बढ़ती मांग के संदर्भ में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की चेतावनी का वैश्विक खाद्य प्रणालियों और व्यापार नीतियों पर संभावित प्रभाव क्या है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों का सम्मिलित उत्तरदायित्व है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित करता है। खाद्य पदार्थों का चयन करते समय उपभोक्ताओं को सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2020 के माध्यम से FSSAI के नमक, चीनी और वसा के संबंध में लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 सहित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच और सत्यापन के लिए निगरानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। जहां खाद्य नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा सेवा अधिनियम 2006 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
FSSAI मुख्य रूप से अपने ईट राइट इंडिया अभियान के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ खान पान की आदतों को प्रोत्साहित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करता है। ईट राइट इंडिया अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं में स्वस्थ खान पान की आदतों को विकसित करना है। यह पहल 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षित खाएं, स्वस्थ खाएं और साधारणीय खाएं। यह अभियान देश के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए सभी हितधारकों का सामूहिक प्रयास है। इसका नारा है सही भोजन, बेहतर जीवन। FSSAI ने वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से संबंधित हानिकारक प्रभावों के समाधान के लिए आज से थोड़ा कम नमक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान उपभोक्ताओं को आहार में बदलाव के जरिए उनके वसा, नमक और चीनी का सेवन कम करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस अभियान के तहत अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लघु वीडियो की एक श्रृंखला, साथ ही फ्लायर्स, बैनर्स और ऑडियो क्लिप बनाए गए हैं जो उच्च वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को धीरे धीरे कम करने के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। FSSAI ने ईट राइट इंडिया अभियान के तहत सोशल मीडिया पर हर लेबल कुछ कहता है नामक एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य लेबल की जानकारी बढ़ाकर विवेक सम्मत आहार संबंधी विकल्प चुनने में सक्षम बनाना है। खाद्य लेबल में उत्पाद के पोषण संबंधी महत्व, सामग्री और संभावित एलर्जी कारकों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है खिलौना सुरक्षा मानक से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा है कि स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगाए गए विशिष्ट दंड का ब्यौरा क्या है, जिस पर हाल ही में अनिवार्य BIS प्रमाणन के बिना खिलौने बेचने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करता है कि अनिवार्य खिलौने आदेश 2020 ऑनलाइन और भौतिक खुदरा बिक्री दोनों पर विशेष रूप से सुरक्षा मानकों के संबंध में समान रूप से लागू हो, और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेता स्व घोषणाओं से आगे बढ़कर ISI चिन्हों के स्वतंत्र सत्यापन को लागू करे। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से खिलौनों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन और खिलौनों के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। खिलौने आदेश 2020 के अनुसार खिलौने यानी कि उत्पाद या सामग्री जो केवल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा खेलने में उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं या स्पष्ट रूप से अभिप्रेत हैं या नहीं, खिलौनों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और BIS प्रमाणीकरण के तहत मानक चिन्ह धारण करेंगे। इसलिए 1 जनवरी 2021 से BIS मानक चिन्ह या ISI चिन्ह के बिना खिलौनों का विनिर्माण, बिक्री, आयात या वितरण BIS अधिनियम 2016 के तहत प्रतिबंधित है। BIS द्वारा घरेलू खिलौना निर्माण इकाइयों और विदेशी खिलौना निर्माण इकाइयों को भी लाइसेंस दिए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए की गई है। CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विक्रेताओं को उन खिलौनों को वापस बुलाने का निर्देश दिया जो उनके द्वारा खिलौनों के लिए अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करके बेचे जा रहे थे, और खिलौनों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स संस्थाओं और प्लेटफॉर्मों पर विक्रेताओं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, स्टेलियन ट्रेडिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोर आदि को 13 नोटिस जारी किए। स्नैपडील के मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा उपभोक्ताओं को ई कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 को भी अधिसूचित किया है। ये नियम ई कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और उपभोक्ता शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केट प्लेस और इक्वेंट्री ई कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को विनिर्दिष्ट करते हैं। BIS नियमित रूप से बाजार और कारखाने की निगरानी की एक प्रणाली के माध्यम से एक प्रमाणित विनिर्माण इकाई के कार्य निष्पादन और उत्पाद की अनुरूपता की निगरानी करता है, जिसमें कारखाने का निरीक्षण, साथ ही कारखाने और बाजार के लिए उत्पाद के नमूनों का BIS प्रयोगशालाओं या BIS मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष की प्रयोगशालाओं में परीक्षण शामिल है। भौतिक खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाजार से भी नमूने एकत्रित किए जाते हैं। BIS अधिनियम 2016 के तहत चूक करने वाले विक्रेता के खिलाफ कानूनी मुकदमा शुरू किया जाता है, जिसमें संबंधित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है। जहां भी उल्लंघन का पता चलता है, BIS द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को कानूनी सह सांविधिक सूचना नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसमें BIS अधिनियम 2016 के तहत उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बायो फार्मा शक्ति योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने बायो फार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है और भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ आवंटित किए हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भारतीय फार्मा उद्योग को किस प्रकार लाभ होगा? इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि घरेलू जैव औषधीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या को सहयोग प्रदान करने और भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत में बीमारियों का बोझ गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, कैंसर और ऑटो इम्यून विकारों की ओर बढ़ता जा रहा है। जैविक दवाएं वहनीय लागत पर दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बायोफार्मा क्षेत्र के लिए बायोफार्मा शक्ति जैसी पहल से भारतीय औषध उद्योग को निम्नलिखित तरीकों से लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले जैव औषधीय उत्पादों और दवाओं के घरेलू विकास और विनिर्माण को सहयोग प्रदान करना, आयात पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक जैविक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और 7 मौजूदा नाइपरों के उन्नयन के माध्यम से बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण बायोफार्मा अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और विनियमन में विशेषीकृत मानव संसाधन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करेगा। भारत की उन्नत नैदानिक परीक्षणों को संचालित करने की क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े पैमानों पर नैदानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का विनिर्माण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा, जो एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर का सृजन करके CDSCO के सुदृढ़ीकरण द्वारा वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय अनुमोदन प्रक्रिया को गतिशील करेगा। इससे विनियामक अनुमोदनों में लगने वाले वर्तमान समय में कमी आएगी। ये पहल प्रारंभिक चरणों के नवाचार, वित्त पोषण और संरचित इक्विटी सहायता पर केंद्रित है, ताकि स्टार्टअप और उद्योग को होनहार उम्मीदवारों को अवधारणा से लेकर मुख्य विकास माइलस्टोन तक ले जाने में सहयोग प्राप्त हो सके।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पारंपरिक औषधि को आधुनिक औषधि के साथ एकीकृत करने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े ने। अपने सवाल में उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा है कि क्या यह सच है कि पारंपरिक औषधि को विभिन्न चरणों में आधुनिक औषधि के साथ एकीकृत किए जाने की संभावना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और क्या ये भी सच है कि सरकार हर औषधि प्रणाली के लिए उसके सामर्थ्य के अनुसार तर्क संगत दृष्टिकोण अपना रही है। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं के सह स्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प मिल सके। आयुष चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि आयुष अवसंरचना उपकरण, फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय प्रत्येक आयुष चिकित्सा पद्धति की संबंधित शक्तियों के अनुसार उसके प्रचार और संस्थागत विस्तार के लिए आधुनिक चिकित्सा के साथ उसके एकीकरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से कई पहलों के साथ एक तर्क संगत दृष्टिकोण अपना रहा है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आयुष वर्टिकल, आयुष विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने, निगरानी करने और पर्यवेक्षण करने के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्यनीतियां विकसित करने में दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में एकीकृत आयुष विभाग स्थापित किए हैं, ताकि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल के अंतर्गत वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है और यह कार्यशील है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग ने आयुष मॉड्यूल आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के MBBS के लिए इंटर्नशिप इलेक्टिव विकसित किया है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विनियम 2022 के विनियम 10(7) के अनुसार आयुर्वेद शिक्षण सामग्री पाठ्यक्रम में 40% तक के अनुपात में आधुनिक विकास को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधीन होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रारंभिक नैदानिक अनुभव, ऐच्छिक विषयों का परिचय, संकाय विकास कार्यक्रम, फाउंडेशन कार्यक्रम, इंटर्नशिप के अंत में समापन कार्यक्रम, औषध विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे नए विषयों को शामिल करने जैसी नई पहलें की हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयुष को समकालीन चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकृत करने के लिए की गई पहलों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। और फिलहाल प्रश्नकाल में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।